हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल क्लास बंक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचिंग इन एसिमिलेशन एंड द डिसएमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान के आत्मसातीकरण और प्रसार में शिक्षक का योगदान। तो जो आत्मसातीकरण है, इस शब्द का यूज जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी संज्ञानात्मक विकास में किया था। ठीक है, तो आत्मसातीकरण को समझने से पहले हम समझ लेते हैं स्कीमा कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा स्कीमा का अर्थ होता है समझ। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। उसको कुछ भी पता नहीं होता, जैसा हम बताते हैं वैसा वो क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में अपनी समझ बनाता चला जाता है। जैसे कि बच्चे ने अपनी माँ के साथ जा रहा था और बच्चे ने आसमान में उड़ता हुआ एक एरोप्लेन देखा, तो उसको उत्सुकता हुई, अपनी मदर से पूछा कि मम्मी ये क्या है। तो उसकी मदर ने बताया कि बेटा ये एरोप्लेन है। तो इट मीन्स बच्चे ने क्या किया, अपने दिमाग में उस एरोप्लेन के बारे में अपनी समझ बना ली, जिसको जीन पियाजे ने क्या नाम दिया है, स्कीमा नाम दिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बच्चा खेल रहा था, एकदम से उसके सामने चार टांगों का, ठीक है, एक लंबी सी पूंछ का एक जानवर आ जाता है। तो वो अपनी मदर से पूछता है कि ये क्या है। तो उसकी मम्मी बताती है ये बिल्ली है। तो अब बच्चे के क्या है कि दिमाग में समझ बिठा ली, ठीक है, कि ये क्या है, जिसके चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, एक मुंह होता है, वो क्या है, बिल्ली है। इसी इसी को क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। इसी को स्कीमा कहते हैं, इसी को समझ कहते हैं। जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, स्कीमा कहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन की तरफ। एसिमिलेशन का अर्थ यानी आत्मसातीकरण का अर्थ यह है, अडप्टेशन प्रोसेस है। इसमें वर्तमान स्कीमा पुराने स्कीमा में नए विचारों व सूचनाओं को कोरिलेट करके मॉडिफाई किया जाता है। तो क्या क्या रखा है यहाँ से, सबसे पहले देखिए, यह क्या है, एक अडप्टेशन प्रोसेस है। इसमें वर्तमान स्कीमा यानी कि पुराने स्कीमा में अब बच्चे को पता चल गया कि आसमान में अगर कोई चीज़ उड़ती है तो क्या है, एरोप्लेन है। अब इट मीन्स यानी कि उसका पुराना स्कीमा है। अब एक दिन बच्चा क्या कर लेता है, आसमान में एक चील को देख लेता है। ठीक है, तो बच्चे के सामने एक नई समस्या आ जाती है। वो अपनी मदर के पास दोबारा जाता है, तो मदर से बोलता है कि ये क्या है। तो उसकी मदर बताती है कि ये बेटा चील है। इट मीन्स क्या है कि वो अब क्या कर रखा है कि पुराने स्कीमा में नए विचारों सूचना को क्या करता है, कोरिलेट करके मॉडिफाई करता है। अब वो अपने ज्ञान को क्या करेगा, अब वो ज्ञान को अपना मॉडिफाई करेगा कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ क्या है, एरोप्लेन नहीं होती, बल्कि क्या है, पक्षी भी होते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अब बच्चे के सामने उसका दिमाग में पहले से स्कीमा बैठा हुआ है कि किसी की चार टांगे होती हैं और एक पूंछ होती है और एक मुंह होता है, तो क्या है, बिल्ली है। अब बच्चे के सामने एकदम से कुत्ता आ जाता है, तो उस कुत्ते को भी बच्चा क्या कहता है कि ये बिल्ली है। लेकिन मदर क्या कहती है, कि मदर बोलती है नहीं बेटे ये क्या है, कुत्ता है। इट मीन्स क्या है, अब बच्चे को क्या किया, देखिए, अब बच्चा क्या करेगा, ये इट मीन्स यानी पुराने स्कीमा मतलब जो उसके पास पहले से जो स्कीमा था, जो चार टांगे, एक पूंछ, एक मुंह होती है, वो बिल्ली होती है। अब उसमें एक नई समस्या क्या आ गई कि उसने कुत्ते को भी देखा, तो क्या है कि नई समस्या कि इसको क्या कहूँ। अब वो क्या है कि नए विचारों व सूचनाओं को कोरिलेट करके अब वो क्या करेगा, जो पुराना जो स्कीमा है, जो पुरानी जो समझ है बिल्ली के बारे में, उसको मॉडिफाई करेगा और उसको क्या कर देगा कि अब की जो जिसकी चार टांगे होती हैं, हर चार टांगों वाला एक पूंछ वाला बिल्ली नहीं होती, बल्कि कुत्ता भी होता है। इसी को क्या नाम दिया है, आत्मसातीकरण कहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक देखिए एग्जाम्पल भी डाला है। बच्चे को बिल्ली के बारे में पता है कि उसकी चार टांगे होती हैं। जब वह डॉग को देखता है तो उसे क्या कहता है, बिल्ली बोलता है। तो कैट के बारे में जो जानता है वो क्या है, एक स्कीमा है। और डॉग चार टांगे देखकर बिल्ली बताता है, ये क्या कह रखा है। अब देखिए, जो को कैट इसके बारे में जानता है, ये मतलब क्या होगा, ये हमारे पास पुराना स्कीमा हो गया, पुराना
स्कीमा हो गया। अब बच्चा जैसे डॉग को देखता है कोई तो नई समस्या आ जाती है, तो नई समस्या को क्या करता है, जो पहला जो पुराना जो स्कीमा होता है उसको क्या करता है, पुराने स्कीमा में जब नए जो घटनाएं होती हैं उसको समाविष्ट करने को ही क्या कहते हैं हम, आत्म साथीकरण कहते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, चार टांगों को, मतलब जो चार टांगे देखकर जो बिल्ली बताता है उसको कोरिलेट करेगा, और कोरिलेट करके के अपने जो ज्ञान है उसको मॉडिफाई करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आत्म साथीकरण कहते हैं। क्या क्या रखा है, वह वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी स्कीमा है उसको समझता है, बिल्ली उसका वर्तमान स्कीमा है, मतलब जो बिल्ली क्या है उसका वर्तमान स्कीमा है, और डॉग उसका क्या है, बाहरी स्कीमा है। नेक्स्ट देखिए, स्कीमा क्या होता है, आत्म साथीकरण में स्कीमा परिवर्तित नहीं होता बल्कि मॉडिफाई किया जाता है। मतलब कि आत्म साथीकरण में, एसिमिलेशन में जो पुराना स्कीमा है उसको चेंज नहीं किया जाता बल्कि वो मॉडिफाई कर दिया, कि जिसकी चार टांगे और एक पूंछ होती है वो बिल्ली नहीं होती बल्कि क्या होता है, कुत्ता भी होता है। अब क्या कर दिया, और वो बिल्ली की इमेज को मिटाया नहीं है उसने, बल्कि क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। आगे चलते हैं, ज्ञान का आत्म साथीकरण। जब एक शिक्षार्थी एक नए विचार का सामना करता है और विचार को फिट करता है जो वह पहले से जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्म साथीकरण। इनमें जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या पर अपने मन में जो पहले से जो क्या होते हैं, पहले से जो स्कीमा होते हैं, अगर उसको क्या उपयोग करते हुए अगर मानसिक विचार में क्या करता है, घटना को समाविष्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आत्म साथीकरण। मतलब कि बच्चे को क्या है कि कोई, अब जैसे कि डॉग, बच्चे को दिमाग में पहले से क्या था कि बिल्ली के बारे में स्कीमा बिठाया हुआ था। अब नई जैसी डॉग को देखता है तो नया क्या आ गया, समस्या आ गई। अब उसको क्या करना, कोरिलेट करना, ठीक है, समाविष्ट करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान का आत्म साथीकरण कहलाता है। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने क्या कहा है, आत्म साथीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक नए ज्ञान का आत्म साथीकरण अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एस मीनिंग ऑफ द डिसएमिनेशन, ज्ञान का प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलाना। अब एक जो टीचर होता है, टीचर को बहुत ज्ञान होता है, अगर वो अपने ज्ञान का अपने बच्चों में बांट रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसएमिनेशन, मतलब कि प्रसार कर रहा है वो। तो देखिए, डिसएमिनेशन यानी प्रसार, सामान्य अर्थ में प्रसार से अभिप्राय फैलाना। प्रसार से अभिप्राय सूचना, ज्ञान, राय आदि का प्रसार करना है। प्रसार, सूचना प्रसार संप्रेषण से संबंधित प्रक्रिया है। जो सूचना प्रसार से क्या, संप्रेषण, कम्युनिकेशन से संबंधित है। इसके द्वारा व्यक्ति तक संदेश बिना किसी फीडबैक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना जाना है। नेक्स्ट नंबर से, प्रसार का उपयोग छात्रों में समझ, पहचान और सूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने से है। अब प्रसार, मान लीजिए कि टीचर है, अगर टीचर क्या करेगा, डिसएमिनेशन नहीं करेगा, ज्ञान का प्रसार नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है प्रभावीपूर्ण ढंग से क्या करेगा, छात्रों में समझ, पहचान, सूचना को नहीं बना पाएगा। ज्ञान और सूचना का प्रसार पारस्परिक या पूर्व निर्धारित ढांचे से अलग शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतः क्रिया को सुविधाजनक बनाने से है। आगे चलते हैं, डेफिनेशन दी हुई है डिसएमिनेशन की। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, प्रसार का अर्थ बहुत सारे लोगों को कुछ विशेष रूप से समाचार, सूचना, विचार आदि को फैलाना या देना है। मतलब जो बहुत सारे लोग हैं और कुछ विशेष रूप से सूचना को, विचारों को जब हम क्या करते हैं, फैलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। उदाहरण के देखिए, एक किसी संगठन का उद्देश्य बीमारी के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। अब जैसे कि आपको इलाके में अगर डेंगू, अगर मच्छर फैलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्ञान देती है कि आपको जो कूलर वगैरह होते हैं उनमें पानी को खड़ा नहीं होने दें, कूलर में क्या करें, केरोसिन का तेल डाल दे। तो मतलब क्या कर रहा है, आपको सूचना दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। आगे चलते हैं हम, टीचर एंड डिसएमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान का प्रसार में शिक्षक। अब शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ज्ञान जब देता है शिक्षक, तो शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा पद्धति का केंद्र, जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन होता है, अध्यापक होता है। मनु के अनुसार डेफिनेशन दी है, अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना जाता है। कबीर जी ने भी एक दोहा दिया है, गुरु गोविंद दो दाऊ खड़े, काके लाके पाऊं।
बलिहारी जाऊं जिन गुरु के जिन्होंने गोविंद दियो बताए। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अध्यापक उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है। क्वालिटी ऑफ एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक के क्या क्या गुण होते हैं। तो एक अध्यापक केवल एक अध्यापक नहीं होकर एक राष्ट्रीय निर्माता भी होता है, क्योंकि एक अध्यापक क्या करता है, अध्यापक एक राष्ट्रीय निर्माता होता है। जैसा अध्यापक शिक्षा देगा वैसे ही नागरिक बनेंगे, और जैसे नागरिक बनेंगे कि नागरिकों से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है। इट मीन्स जैसा अध्यापक ज्ञान देगा वैसे ही वैसे ही नागरिक बनेंगे, और जैसे ही नागरिक बनेंगे वैसे ही क्या होगा, राष्ट्र होगा। विद्यार्थियों के भावी भविष्य का निर्माता उसी की कुशलता पर निर्भर करता है। यदि अध्यापक की कार्यकुशलता प्रभावी और लक्ष्योन्मुखी नहीं है तो अध्यापक में भावी जीवन हेतु उच्च मूल्य निर्मित और विकसित नहीं किए जा सकते हैं। एक आदर्श अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो क्या क्या, सबसे पहला क्या रखा है, व्यक्तित्व संबंधी गुण, शैक्षणिक गुण, व्यवसायिक गुण और सामाजिक गुण। तो सबसे पहले व्यक्तित्व संबंधी गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक के व्यक्तित्व में कुछ व्यक्तित्व संबंधी गुण होनी चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। तो व्यक्तित्व संबंधी गुण कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले क्या क्या रखा है व्यक्तित्व संबंधी गुणों में, सक्रिय एवं समय पालक होना चाहिए, रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए टीचर में, आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रभावशीलता का गुण होना चाहिए, संसाधन संपन्न होना चाहिए, साफ सुथरी विचारधारा होनी चाहिए, छात्रों के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए अध्यापक का, और रुचिकर प्रकृति होनी चाहिए। सक्रिय एवं समय पालक, अध्यापक को हर समय सक्रिय रहना चाहिए। अध्यापक क्या सक्रिय रहना चाहिए, उसे हर समय विद्यार्थियों को भी सक्रिय रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी खाली न बैठें। एक आदर्श अध्यापक को समय का पालन भी होना चाहिए, मतलब कि एक अध्यापक को समय का पालन भी करना चाहिए। अब मान लीजिए कि टीचर है, स्कूल है 8 बजे का और टीचर आ रहा है 9 बजे और बच्चों को बुला रहा है 8 बजे, मतलब समय का पालन नहीं कर रहा है। तो जब टीचर ही नहीं कर रहा है तो बच्चे क्यों करेंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जो टीचर है वो समय का पालक भी होना चाहिए, उसे विद्यालय लगने से पूर्व विद्यालय में पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मक, एक आदर्श अध्यापक को रचनात्मक होना चाहिए, चाहे वह किसी भी विषय का अध्यापक हो। तो अध्यापक रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए अध्यापक में। सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर टीचर ही अगर बच्चों में नेगेटिविटी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ऑलरेडी वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अध्यापक को अपने विषय और संबंधित क्रियाओं के प्रति सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नेक्स्ट है खुद पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए टीचर में। किसी भी कार्य की सफलता हेतु व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कि अगर व्यक्ति में खुद में आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरों को क्या करवाएगा। तो जो टीचर होता है, टीचर को एक आत्मविश्वास भी होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, अतः अध्यापक को आत्मविश्वासी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रभावशीलता का गुण। प्रभावशीलता का मतलब टीचर को एक प्रभावशीलता होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि उसके स्वभाव से जो बच्चे क्या है प्रभावित हो जाएं। तो क्या अध्यापक को अपनी भाव अभिव्यक्ति प्रभावी तरीके से प्रकट की कुशलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है संसाधन संपन्न, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ पाठ्य सहायक क्रियाएं भी आवश्यक हैं। अध्यापक प्रयास करना चाहिए कि विभिन्न शैक्षणिक क्रियाओं के आयोजन में विद्यार्थियों को स्वस्थ छोड़ देना चाहिए ताकि वे उस क्रियाओं से संबंधित संसाधन जुटा सके। तो एक अध्यापक को क्या अपने संसाधन संपन्न भी होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि टीचर बच्चों को फुटबॉल खिलाना चाहता है, मैदान है लेकिन फुटबॉल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि संसाधन की कमी है। तो टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के लिए क्या करे, संसाधनों का इंतजाम करे, ठीक है। नेक्स्ट है साफ सुथरी विचारधारा। अध्यापक की विचारधारा बिल्कुल साफ, स्पष्ट और निष्कपट होनी चाहिए। यानी कि जो टीचर है वो टीचर बच्चों के साथ बायसनेस ना करे, ठीक है, भेदभाव ना करे, साफ सुथरी होनी चाहिए। छात्रों के प्रति स्नेह भाव,
अब अध्यापक को सभी छात्रों से स्नेह का भाव रखना चाहिए, मतलब कि कोई भी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी के साथ स्नेह रखना चाहिए, ठीक है, कि किसी भी बच्चों से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए टीचर को। नेक्स्ट है रुचिकर प्रकृति। अब टीचर जो पढ़ा रहा है, उस जो विषय पढ़ा रहा है उसमें उसको अभी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि टीचर ही इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ा रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? मतलब टीचर को क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। अध्यापक को रुचिकर प्रकृति का स्वामी होना चाहिए। वह जितना विनोद प्रिय होगा छात्र उसकी बातों में उतनी ही रुचि लेंगे। नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक गुण। एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक के अंदर खुद शैक्षणिक गुणों का होना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर कोई टीचर अगर बनना चाहता है तो उसके अंदर खुद क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कुछ शैक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। शैक्षणिक सुदृढ़ता होनी चाहिए, एकेडमिकल सुदृढ़ यानी कि साउंड होना चाहिए, आवाज़ की स्पष्टता होनी चाहिए, ज्ञान का प्राप्त होना चाहिए, विवेक की गंभीरता होनी चाहिए, विषय वस्तु में सिद्धांतस्था होनी चाहिए, काल्पनिक क्षमता होनी चाहिए, उचित निर्णय क्षमता होनी चाहिए और उचित उदाहरणों द्वारा कथन की स्पष्टता होनी चाहिए। तो मतलब शैक्षणिक सुदृढ़ता का मतलब उसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आवाज़ की स्पष्टता। अब टीचर की आवाज़ इतनी होगी क्लास में जो लास्ट बेंच तक बच्चा बैठा रहे वहाँ तक सुनाई दे। ये नहीं है कि बच्चे टीचर की आवाज़ बिल्कुल मंदी है, सिर्फ आगे वाले बेंच तक ही सुनाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए ज्ञान की पर्याप्तता। उसमें जो ज्ञान हो बिल्कुल मतलब किसी भी विषय को लेकर वो जो विषय पढ़ा रहा है उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विवेक की गंभीरता मतलब कोई भी अगर चीज़ है, अगर उसको चीज़ को विवेक होना चाहिए टीचर के अंदर। गंभीर यानी किसी चीज़ की समस्या को अपने विवेक अपनी समझ से निवारण करना चाहिए। विषय वस्तु में सिद्धांतस्था। काल्पनिक क्षमता मतलब काल्पनिक क्षमता का मतलब है कि टीचर के अंदर क्या हो, काल्पनिक हो। किसी चीज़ को अगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं कर रहा है तो कम से कम उसमें बच्चों में काल्पनिक शक्ति का विकास कर सके। उचित निर्णय की क्षमता, ठीक है, उचित उदाहरणों द्वारा कथन की स्पष्टता। अब टीचर जो पढ़ा रहा है तो क्या हो उसमें उदाहरणों को दे दे के समझाए ताकि बच्चे क्या है कि उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सके। नेक्स्ट है व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटी। प्रोफेशनल क्वालिटी में क्या कह रहा है आपके पास? सबसे पहला गुण है सुदृढ़ व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, आत्म विश्लेषक होना चाहिए, सेवाकाली प्रशिक्षक होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आधुनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए उसे, व्यावसायिक जागरूकता और सक्रियता, व्यवसाय के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, छात्रों के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए, क्रियात्मक क्षमता होनी चाहिए और उत्साही और परिश्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर रखा है? सुदृढ़ व्यावसायिक प्रशिक्षण मीन्स जो टीचर है, टीचर को एक व्यावसायिक प्रशिक्षक होना चाहिए। मतलब कि जो भी टीचर अगर टीचिंग करने आ रहा है तो टीचिंग का उसको क्या है कि ट्रेनिंग लेके आया हुआ हो। यानी ऐसा नहीं है कि बिना ट्रेनिंग के चलिए जी पढ़ाने चल दिए। आत्म विश्लेषक होना चाहिए टीचर। आत्म विश्लेषण का मतलब है कि आत्म खुद का विश्लेषण, उसे पहचानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेवाकाली प्रशिक्षक। सेवाकाली प्रशिक्षण का मतलब है कि बीच बीच में जो भी सेमिनार होते हैं तो टीचर को वो क्या है अटेंड करने चाहिए। नेक्स्ट है आशावादी दृष्टिकोण, आधुनिक मामलों की जानकारी। अब टीचर को क्या है कि जो करंट में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय जागरूकता और सक्रियता, जो कि व्यवसाय है व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि किस फील्ड में बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, किस फील्ड में अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके अपना भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हो। तो इन सब के बारे में टीचर को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय के प्रति स्नेह। मतलब कि अगर टीचर ने अपना अगर टीचिंग फील्ड अगर चुन लिया है तो उसको क्या करे, बिल्कुल ईमानदारी से उसके साथ प्यार करे। अब ये नहीं है कि टीचर्स गए जी स्कूल में हाजिरी लगाई और घर पे आके बैठ गए जी ठीक है और सो रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, छात्रों के प्रति सम्मान भाव। अब जो छात्र जो अपने विचार जो प्रकट कर रहे हैं, छात्र कुछ बोल रहा है तो उनका भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। डांटना फटकारना नहीं चाहिए बच्चे को, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसी डांटते थे लेकिन आज के नहीं है, ठीक है। संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। संगठनात्मक क्षमता का मतलब है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो स्कूल में जितने भी स्टाफ है तो उनके साथ यानी कि अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए, क्रियात्मक क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्साह और परिश्रम, उत्साह और परिश्रमी होना चाहिए, ठीक है।
मतलब मेहनती होना चाहिए। ये नहीं है कि खुद मेहनत कर नहीं रहा है तो बच्चों से क्या मेहनत करवाएगा टीचर। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक गुण यानी सोशल क्वालिटी। सामाजिक दृष्टिकोण में नेक्स्ट है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है समाजवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, संगठनात्मक योग्यता होनी चाहिए, समन्वय क्षमता होनी चाहिए, निष्पक्ष चरित्र होना चाहिए, मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, अभिप्रेरणात्मक होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए टीचर के अंदर। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन द एसिमिलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार में शिक्षक की भूमिका। तो फर्स्ट क्या कह रखा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को क्या करे, वो मार्गदर्शन करे, बच्चों को बताए कि आपको बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार उनको बताए कि उन्हें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मतलब कि उनका क्या करे, मार्गदर्शन करे। तो शिक्षक को एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों की सूचना और ज्ञान को नोट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को एक दार्शनिक के रूप में होना चाहिए। दार्शनिक मतलब फिलोसफियर होना चाहिए। शिक्षक को एक दार्शनिक के रूप में विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे एक अच्छे इंसान बन सकें। नेक्स्ट है शिक्षक एक मैनेजर के रूप में। मैनेजर का मतलब देखिए, शिक्षक को एक प्रबंधक की भी भूमिका निभाते हुए यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया कार्य विद्यार्थी पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। अब शिक्षक मनोवैज्ञानिक के रूप में, अब बीएड में आप पढ़ ही रहे हो साइकोलॉजी, ठीक है, तो एक टीचर को साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक के रूप में होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की मन की बातों को समझ सके, विद्यार्थियों के व्यवहारों को समझ सके, विद्यार्थियों की रुचियों को समझ सके। शिक्षक एक शोधकर्ता के रूप में, शिक्षक अपने बच्चों का शोध करता है और उसके परफॉर्मेंस को अधिक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। मतलब शिक्षक को क्या होना चाहिए, रिसर्चर भी होना चाहिए, रिसर्च करे बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट शिक्षक एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में। अब शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक मूल्यांकनकर्ता भी होना चाहिए, अच्छी तरीके से समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बच्चों को अपने विद्यार्थियों का पाठ पढ़ाने के दौरान भी तथा कार्य खत्म करने के बाद भी मूल्यांकन करता है। शिक्षक सूचनादाता के रूप में, तो शिक्षक क्या करता है, अपने बच्चों को क्या करता है, सूचना भी देता है। तो ये भी रोल प्ले करता है शिक्षक। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए एक सूचनादाता की भी भूमिका निभाता है ताकि छात्र अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। सूचना के संसाधनों का प्रयोग, तो एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, अपने ज्ञान के प्रसार हेतु उपयुक्त संसाधनों का चयन करता है, जैसे कि रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, वीडियो आदि। तो एक टीचर को क्या है कि सूचना के जो संचार के जो साधन होते हैं उनका यूज़ करना आना चाहिए ताकि वो बच्चों को एक प्रभावपूर्ण तरीके से क्या दे सके, शिक्षा दे सके। ट्रांसमीटर की भूमिका, शिक्षक एक ट्रांसमीटर की भी भूमिका निभाता है कि जो अपने विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान का प्रसार करता है। ट्रांसमीटर का मतलब होता है बच्चों को क्या करता है, समय समय पर सूचना देता रहता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील दृष्टिकोणवादी व्यक्तित्व। व्यक्ति एक अध्यापक का एक प्रगतिशील दृष्टिकोण व्यक्तित्व रखता है जो अपने छात्रों को हमेशा प्रगति पथ पर बने रहने के लिए क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने की कला। तो एक अध्यापक में प्रश्न पूछने की कला का कौशल होता है, अध्यापक में प्रश्न पूछने का कौशल होता है तथा वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समय समय पर पुनर्बलित भी करता रहता है। तो ये भी क्या होना चाहिए, टीचर में गुण होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी विच कैन बी यूज्ड बाय द टीचर वाइल द टीचिंग। शिक्षण तकनीक और तकनीकी जिनको एक शिक्षक शिक्षण के समय उपयोग में ला सकता है। मतलब जब टीचर अगर लेसन पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के दौरान वो कौन कौन सी तरीकों या कौन कौन सी विधियों या कौन कौन सी रणनीतियों को अपने टीचिंग फील्ड मतलब पढ़ाते समय अपने यूज़ में लेके आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण तकनीक। तो सबसे पहले क्या कह रखा है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट है सीखने को आनंदमय बनाकर। अब टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहा है तो क्या है, उस टीचर क्या बना दे, उसको आनंदमय बना दे। अब हमारे टाइम में जो टीचर थे वो इतिहास पढ़ाते थे कि हमें नींद आ जाती थी, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं बनाना टीचर को, बल्कि वो क्या करे, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ाए। तो शिक्षक यदि मुख्य
मुस्कान रखे तो कक्षा का वातावरण अपने आप सकारात्मक और आनंदमय हो सकता है तथा विद्यार्थी भी सीखने में आनंदमय होंगे। नेक्स्ट देखिए, और टीचिंग करते हुए क्या क्या यूज़ कर सकता है टीचर। दृश्य सामग्री, पिक्चर और 3D मॉडल का उपयोग करके। तो शिक्षक क्या करता है अपने टीचिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकता है। 3D, एक शिक्षक सूचनाओं और शिक्षक के प्रसार के लिए खुद बेहतर दृश्य सामग्री, पिक्चर, चार्ट, 3D मॉडल का उपयोग कर सकता है तथा वह छात्रों को भी अपने संकलन कर सकता है जिससे तथ्यों की अच्छी प्रकार से समझ आ सके। 3D वगैरह, चार्ट वगैरह इन सब का यूज़ कर सकता है ताकि बच्चों को क्या आएगी, एक तरीके से जो ज्ञान हो वो क्या स्थायी हो। नेक्स्ट, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग। शिक्षक अपने ज्ञान का प्रसार अच्छी प्रकार से करने के लिए आगमन और निगमन विधि का क्या कर सकता है, सहारा ले सकता है छात्रों को क्या जल्दी जल्दी ताकि समझ में आ जाए। ऐसे ई लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग का उपयोग। तो जो आधुनिक समय आजकल इस विधि का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ई लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग। तो ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग का प्रयोग एक अध्यापक को अवश्य करना चाहिए। एम लर्निंग का प्रयोग कहीं कहीं भी आसानी से किया जा सकता है तथा यह सबके लिए आसान विधि भी है। जो मोबाइल लर्निंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एम लर्निंग। तो आसान है क्योंकि ये पोर्टेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं हम। ठीक है, और आपने इसका इफेक्ट आपने देखा ही होगा कि कोविड-19 में एम लर्निंग के थ्रू कई क्लासें भी चली हैं। नेक्स्ट देखिए, OHP एंड PPT का प्रयोग। एक शिक्षक सूचनाओं तथा ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह से करने के लिए OHP तथा PPT का भी प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि का प्रयोग। शिक्षक ज्ञान के प्रसार के लिए समस्या समाधान विधि का भी प्रयोग कर सकता है। इसके अंतर्गत छात्रों को कोई समस्या पर संदेह दिया जाता है और उसका उत्तर उन्हें स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करता है। समस्या समाधान क्या होती है कि बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है और बच्चे क्या करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। नेक्स्ट, स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना। अब बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए भी क्या किए, प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को स्वयं अध्ययन के लिए क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। जब छात्रों को स्वयं अध्ययन की आदत विकसित होगी तो वह क्या है, तथ्यों और सूचनाओं को आसानी से समझ सकेंगे क्योंकि जब वो खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे तो क्या है, वो एक तरीके से प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट देखिए, निष्कर्ष में आते निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक केवल वह नहीं है जो सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों को परंपरागत रूप से बांट दे। मतलब सिर्फ अध्यापक वो नहीं है कि जो किताब में लिखा है एज इट इज़ वो बच्चों के दिमाग में छाप दे, बल्कि जो शिक्षा दी जाए एक तरीके से उसको व्यवहारिक रूप से शिक्षा दी जाए। बल्कि अध्यापक को ज्ञान तथा सूचना प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष कई रूप प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जैसे कि मार्गदर्शक का, ट्रांसमीटर का, फैसिलिटेटर का आदि अनेक भूमिकाएं निभानी होती हैं। तब जाकर शिक्षण कार्य क्या होता है, प्रभावी ढंग से पूर्ण हो पाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो कि नई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, ये जो नोट्स है मैं इसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।